नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टैक्स की बात अमित के साथ चैनल में स्वागत है। साथियों, आप क्या एक एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं या सोसाइटी चलाती हैं? अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ चलाते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एनजीओ दर्पण की। एनजीओ दर्पण पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, ये किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है और इस रजिस्ट्रेशन को कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो साथियों, अब आगे चलते हैं। एनजीओ दर्पण भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें हर ट्रस्ट को, हर सोसाइटी को और हर एनजीओ को अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके एनजीओ की पारदर्शिता, विश्वसनीयता बढ़ती है। और अब सरकार ने इसको बहुत सारे मामलों में कंपलसरी कर दिया है। जैसे कि अगर आपका बैंक में खाता है, जो कि हर एनजीओ का होता ही है, अगर आपका बैंक में खाता है तो PMLA एक्ट के अंतर्गत इस रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है। आपको बैंक की KYC पूरी करने के लिए इस रजिस्ट्रेशन को अवश्य कराना पड़ेगा। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो बैंक वाले आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि बैंक वालों की तरफ से सारे एनजीओ को नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आप अपने एनजीओ का दर्पण ID हमको दीजिए। तो साथियों, आज हम समझेंगे दर्पण ID किस प्रकार से उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो साथियों, हम आगे चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलती रहें। इस रजिस्ट्रेशन को कराने से एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके एनजीओ को भारत सरकार की किसी भी योजना में अनुदान लेना हो, वित्तीय सहायता लेनी हो, तो अगर आपके पास एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको किसी प्रकार की सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी। तो साथियों, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम चलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके लिए आपके पास संस्थान का सबसे पहले तो पैन कार्ड होना चाहिए। तो आप सभी लोगों के पास संस्थान का पैन कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सोसाइटी है तो सोसाइटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रस्ट है तो आपकी ट्रस्ट डीड होनी चाहिए। और अगर आपके पास सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन और उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी भी होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास स्कैन कॉपी में तैयार होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो आपका संस्थान है उस संस्थान की एक वैलिड ईमेल ID होना ज़रूरी है और उस संस्थान का एक मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो संस्थान है, आपका जो एनजीओ है, उस एनजीओ में आपके जो ऑफिस बियरर्स हैं उसमें से एटलीस्ट कम से कम 3 लोगों का, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री, इन 3 लोगों का आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना कंपलसरी है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो आपस में लिंक होना चाहिए। उन दोनों में कोई भी मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि आधार और पैन बिल्कुल लिंक होगा तभी वो आपका पोर्टल उसको स्वीकार करेगा। अगर उसमें कोई भी एक अक्षर की, एक वर्ड की भी मिस्टेक है तब वो हमारा पोर्टल है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो उसको रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा आपके जो भी ऑफिस बियरर्स हैं उनकी वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए और उनका वैलिड मोबाइल होना चाहिए। तो साथियों, आपके जो भी ऑफिस बियरर्स हैं उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी करके आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि जब आप एनजीओ दर्पण की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपलसरी है। तो साथियों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मतलब 2 MB में रखने हैं। इससे ऊपर अगर आपके होंगे, आपको PDF फॉर्मेट में रखने हैं। अगर इससे ऊपर आपके होंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन सारे डॉक्यूमेंटों को उसमें उसका फॉर्मेट है उसका पूरा फिल करिए। उसमें आपके एनजीओ से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है, एनजीओ का एड्रेस, एनजीओ का पैन नंबर फीड करना पड़ेगा। एनजीओ में ऑफिस बियरर्स हैं उनकी डिटेल फीड करनी पड़ेगी। जब वो सारी उसमें फीडिंग कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद वो आपसे उसको सबमिट करने के लिए कहेगा। जब आप उसको सबमिट करने के लिए जाएंगे तो सबमिट करने के बाद फिर वो आपसे एक विटनेस मांगेगा। इसमें एक इंडिपेंडेंटली विटनेस की आवश्यकता होती है। विटनेस कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास उसका वैलिड आधार नंबर हो और उसका मोबाइल नंबर हो। तो साथियों, जो आपका विटनेस है, विटनेस करने के बाद आपको एक एनजीओ दर्पण पे ID मिल जाती है। एनजीओ दर्पण ID लेने के बहुत अधिक फायदे होते हैं। अतः मेरा सभी ट्रस्ट संचालकों से अनुरोध है कि अपने ट्रस्ट का एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं और गवर्नमेंट से मिलने वाले सारे फायदे। और अगर आपको आगे चल के कोई FCRA में फॉरेन से अगर आपको कोई डोनेशन लेना है तो उसके लिए भी आपको
NGO दर्पण की ID लेना कंपलसरी है। अकाउंट भी आपका बैंक वाले फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बैंक में खुला हुआ है और आपके पास वैलिड दर्पण ID नहीं है तो आपके अकाउंट को कभी भी बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपके NGO को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि NGO के पास सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है, डोनेशन आता है या कहीं से कुछ पैसा आता है। अगर आपके अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके NGO के सामने भारी संकट आ सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि NGO दर्पण पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन को करवाएं और जो मैंने वैलिड डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, संस्थान का पैन नंबर चाहिए, संस्थान का जो ट्रस्ट है या सोसाइटी है, कंपनी है, उसका मेमोरेंडम या सोसाइटी के इसमें उसका सर्टिफिकेट और ऑफिस बेयर्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड और उनकी वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है। इसके अलावा एक विटनेस का होना भी बहुत जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको एक वैलिड NGO दर्पण की ID मिल जाती है, जिससे कि आप आगे आने वाले किसी भी जो आपको गवर्नमेंट से अनुदान लेनी है इसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने आपको NGO दर्पण से संबंधित सारी बात A to Z डिटेल में बताई। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपका उस समस्या का समाधान करने का ही भरसक प्रयास करूंगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे चल के इस वीडियो को जो भी NGO संचालक हैं उन तक उनको फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनके NGO पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो साथियों नमस्कार। इन्हीं बातों के साथ मैं आगे अपने वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।